इसे माना जा रहा कि अभी तक जो लोग इंतजार कर रहे थे, आमतौर पर जो बसपा कार्यकर्ता थे उनको उम्मीद थी कि मायावती कब जो है जनसभा को संबोधित करेंगी और कब वो जो है मैदान पर उतरेंगी। उनका ये इंतजार जो है अब खत्म होने वाला है और 2 फरवरी को मायावती आगरा में पहली जनसभा को संबोधित करेंगी। इसके अलावा जो है दलित और पिछड़ों को लेकर जो राजनीति चल रही थी, सपा कह रहे थे कि जो है दलित पिछड़ा उनके साथ आ गया है, बसपा का वोट खिसक के उधर आ गया है, भाजपा भी जो है दलित और पिछड़ों की राजनीति की बात कर रही थी, लेकिन अब मायावती खुद मैदान में उतरने वाली है। इससे जो है जो लड़ाई है, जो यूपी विधानसभा की लड़ाई है जो चुनाव की, वो जो है अब दिलचस्प जो है मोड़ पर आ जाएगी। इससे जो है जो दलित पिछड़ों की राजनीति का जो केंद्र है यूपी, जो यहाँ पे राजनीति हो रही थी दलित पिछड़ों को लेकर, अब वो देखना है कि दलित और पिछड़ा किस पार्टी की ओर जाता है और वो किसकी सरकार यूपी में बनाता है। कैमरामैन गौरव के साथ अनूप चौधरी, जेके न्यूज, लखनऊ। उत्तराखंड में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद, जहां इस लिस्ट के आने के बाद कई नेताओं के लिए यह लिस्ट सुकून भरी बयार लेकर आई है, तो वहीं इस समय कई नेताओं की रातों की नींद भी उड़ी हुई है। कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का रामनगर विधानसभा सीट से टिकट कंफर्म होने के बाद इसी सीट से लंबे समय से दावेदारी पेश करते हुए रंजीत रावत के बागी होने की जो खबरें हैं वो भी उत्तराखंड के सियासी गलियारों में इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। साथ ही यह सीट कई मायनों में इस समय हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि सीट पर मामा भांजे आपस में चुनाव के समय में आपस में सामने होंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिन सीटों पर कांग्रेस ने अभी भी सस्पेंस बनाया हुआ है और उम्मीदवारों की घोषणा करना भी बाकी है, उन सीटों पर घोषणा करने के बाद क्या परिणाम रहता है। और जिस तरह से अभी कांग्रेस केवल लिस्ट जारी करने को लेकर ही आपस में संघर्ष करती हुई नजर आ रही है, उनके कई उम्मीदवारों को लेकर जो विरोध प्रदर्शन है जनता के, वो भी देखे जा रहे हैं। इसका कितना फायदा और नुकसान कांग्रेस को आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलता है और किस तरह से उत्तराखंड में कांग्रेस जब अपने पत्ते खोल रही है तो उन उम्मीदवारों को जनता से कितना रिस्पांस मिलता है और क्या रुख आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को लेकर रह पाता है। अपने सहयोगी तिलक शर्मा के साथ विशाखा चौधरी, जेके 24/7 न्यूज, देहरादून। कोरोना वायरस के नए मामलों में कल के मुकाबले आज भारी राहत है, जहां कल एक तरफ 3 लाख से ज़्यादा नए मामले सामने आए थे, 3,06,000, लेकिन आज 2,55,000 नए मामले सामने आए हैं। यानी कि कल के मुकाबले 55,000 कोरोना के नए मामलों में गिरावट आई है, जो कि एक राहत की खबर है। हालांकि 600 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जो कि एक चिंता का विषय है। लेकिन जिस तरह से 3 लाख से ज़्यादा कोरोना के नए मामले सामने आ रहे थे और करीब 5 दिन 3 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए, अब 2,55,000 सामने आए हैं। संक्रमण दर की बात करें तो 15.2 संक्रमण दर है, जो कि 17% से घटकर 15.2 हुई है। और सबसे बड़ी बात कि नए मामलों से ज़्यादा रिकवर होने वालों की संख्या है। बीच में देखा गया था कि नए मामले ज़्यादा आ रहे थे और रिकवर होने वालों की संख्या घट गई थी, लेकिन अब जहां 2,55,000 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 2,67,000 से ज़्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं, यानी कोरोना को हराकर अपने घर गए हैं। अगर टेस्टिंग की बात करें, बीते 24 घंटे में 16 लाख से ज़्यादा टेस्टिंग हुई है और अब तक 71 करोड़ से ज़्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। वहीं अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो 162 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अब तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। हैदर अली, जेके 24/7 न्यूज़। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब बहुत तेजी से नीचे जा रही है। आपको जानकारी दे दें, अगर सोमवार को कोरोना संक्रमण मामलों की बात करें तो वो तकरीबन 5700 दर्ज किए गए हैं। और इसी के बाद कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संकेत दे दिए हैं कि दिल्ली में बहुत ही जल्द जो कोरोना को लेकर पाबंदियां लगाई हुई हैं उसको हटाया जा सकता है। आपको बता दें कि 27 जनवरी को दिल्ली में डीडीएमए की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल करेंगे और बहुत मुमकिन है कि इस महत्वपूर्ण बैठक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से इस बैठक में कोरोना को लेकर समीक्षा की जा सकती है, जो कोरोना के मौजूदा हालात है उस पर भी चर्चा होगी और साथ ही दिल्ली में जो पाबंदियां लगाई हुई हैं, जैसे कि ऑड इवन की
बात करें तो ऑड इवन के तर्ज पे जो दुकानें खुलती हैं, कहीं ना कहीं उनसे जो दुकानदार है वो काफी ज्यादा नाखुश है। तो बहुत मुमकिन है कि अब जो केसेस नीचे जा रहे हैं उसके बाद दिल्ली सरकार ऑड इवन का जो ये फॉर्मूला है वो प्रतिबंध हटा दे और साथ ही जो दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है उसको भी हटाया जा सकता है। अगर आज की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में आज संक्रमण दर तकरीबन 10% दर्ज किया जा सकता है। JK 24/7 न्यूज के लिए दिल्ली से उज्जवल कुमार की रिपोर्ट। 26 जनवरी से पहले दिल्ली हाई अलर्ट पर है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से बात करें सुरक्षा एजेंसियों को ये कहीं ना कहीं पर जानकारी मिली थी कि दिल्ली में खतरे की संभावना है। उसके बाद दिल्ली के तमाम जो खुफिया तंत्र है वो एक्टिव हो गया और दिल्ली के तमाम CSF की बात करें हम या दिल्ली पुलिस की बात करें, उनके तमाम जो कर्मचारी हैं वो अलर्ट मोड पर लगातार रहे हैं। और आज भी दिल्ली के तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद दिखी। दिल्ली में मेट्रो की पार्किंग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध देखने को मिला और लगातार दिल्ली के तमाम मेट्रो स्टेशन को भी बंद किया गया, जिसमें अगर हम बात करें तो 12 बजे तक केंद्रीय सचिवालय को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। और लगातार पटेल चौक की बात करें तो वहां पर भी 12 बजे तक ये मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया था। और दिल्ली सरकार के जो कर्मचारी हैं वो जगह जगह पर जो है तैनाती उनकी देखने को मिल रही है और चेकिंग अभियान दिल्ली में आज बहुत तीव्रता के साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और 26 जनवरी का जो पर्व है वो कैसे शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसको कराने के लिए दिल्ली पुलिस, CISF और तमाम सुरक्षा बल मुस्तैदी के साथ दिल्ली के चप्पे चप्पे पर निगरानी बनाए हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी दिल्ली में तमाम जगहों की निगरानी की जा रही है और लगातार सुरक्षा व्यवस्था को कैसे चाक चौबंद रखा जाए, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार गृह मंत्रालय के संपर्क में आकर बैठकें भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सहयोगीकरण के साथ केशव मोहन मिश्रा, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज हरियाणा को क्लीन हरियाणा बनाने के लिए एक बार फिर से प्रतिबद्ध दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कुछ ही दिन पहले तमाम DCP कमिश्नर की बैठक ली है, समीक्षा की है, जिसमें उन्होंने कड़े कदम ऐसे लोगों पर उठाने के लिए कहा है जो हरियाणा की इमेज खराब करने में लगे हुए हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा के अंदर अवैध शराब, जुए और नशे के ऊपर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। इसके लिए जो भी जरूरी कदम हो उनको तुरंत उठाया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि प्रदेश के जो लोग हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी ना झेलनी पड़े। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि थानों में 10 दिन से भी ज्यादा कोई भी मामला लंबित ना रहे। अगर ऐसा होता है तो तुरंत उस SHO पर और उस थाने के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के गृह मंत्री इस मामले में बड़े सख्त है कि अगर पुलिस की लेट लतीफी से किसी को न्याय नहीं मिल पाता है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि हरियाणा में क्लीन हरियाणा बनाने की जो अहम भूमिका निभाने के लिए गृह मंत्री अनिल विज ने लोगों को जो जिम्मेदारियां दी है, पुलिस अधिकारियों को जो जिम्मेदारियां दी है, वो कितने अच्छे तरीके से वो निभाते हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ कपिल गौड़, JK 24 न्यूज, गुरुग्राम। फरीदाबाद में बढ़ते क्राइम और 26 जनवरी को लेकर फरीदाबाद पुलिस अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। दरअसल फरीदाबाद पुलिस ने अब जो किराएदार हैं, ड्राइवर हैं या फिर कहें कि घरों में काम करने वाले लोगों के वेरिफिकेशन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें सभी पुलिस अधिकारी और जितने भी थाने इंचार्ज हैं, चौकी इंचार्ज हैं, उनको यह निर्देश जारी किए गए हैं कि जितने भी वो किराएदार मकान मालिक रखे उनके वेरिफिकेशन कराए, उनके पेपरों को इकट्ठा करके पुलिस में जो है जमा कराने का काम करे, तभी उनको जो है किराएदार रखने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे में जो अपराध लगातार बढ़ रहा था और जो है वारदातों को अंजाम देकर जो दूसरे राज्यों के लोग होते थे वो जो है फरार हो जाते थे, इस पर रोक लगाने के लिए फरीदाबाद पुलिस ने इस तरह की अभियान की शुरुआत की है, जिसमें अब करीब 38 से अधिक मकान मालिकों पर कार्रवाई की गई है जिनने बिगर वेरिफिकेशन के लोगों को रखने का काम किया था। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, JK 24/7 न्यूज, फरीदाबाद। इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर रांची के वर्तमान SSP सुरेंद्र नाथ झा को वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। बताते चले कि 2018 में जब वो गिरिडीह के SP थे, उस समय अपने दल बल के साथ 25 लाख के इनामी नक्सली सुनील मुर्मू को पकड़े थे, उन्हें गिरफ्तार किए थे। इतना ही नहीं, उनके नेतृत्व में अनेक ऐसे हार्डकोर नक्सली थे जिन्होंने
आत्मसमर्पण भी किया था। अभी वो वर्तमान में रांची के एसएसपी हैं और उनके इन साहसपूर्ण कार्य को देखते हुए उन्हें वीरता पुरस्कार दिया जा रहा है। एक और बात जो सामने आई है वो ये कि इतने बड़े नक्सली को पकड़ने में भी जहां वो 2 दिन लगातार मोर्चा संभाले रहे, एक भी गोली नहीं चलाई और इतने बड़े नक्सली को उन्होंने पकड़ लिया था। उनकी बुद्धिमत्ता और साहस को देखते हुए झारखंड सरकार ने उन्हें वीरता पुरस्कार देने का घोषणा किया है। 26 जनवरी 2022 को उन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मनीष कुमार झा, झारखंड, JK 24/7। यूं तो राजनीति में आयाराम और गयाराम का सिलसिला लगा रहता है, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं तो ये सिलसिला काफी तेज हो जाता है और नेता अपने भविष्य को सुरक्षित करने में जुट जाते हैं। ऐसा ही कुछ इन दिनों देखने को मिल रहा है, जहां विधानसभा चुनाव के चलते नेता पार्टियां बदलते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक उन्होंने बीजेपी का दामन थामते ही जहां कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा तो वहीं बीजेपी की सराहना भी की। मोदी और योगी सरकार की जमकर तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में काफी बेहतर विकास किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी योगी सरकार की जमकर तारीफ की। तो वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अब कांग्रेस, पुरानी वाली कांग्रेस पार्टी अब पहले जैसी नहीं रह गई है। तो वहीं बताया जा रहा है कि बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ, कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ तो आखिर किसकी जीत और किसकी हार होती है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ रामानंद श्रीधर, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली।